Hello and have an amazing morning to all. In today's video, we are going to discuss the current affairs of January 4. ओके चलिए तो देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज न्यू हिट एंड रन लॉ. ठीक है, तो अभी ये लॉ काफी कंट्रोवर्सी में है और आपको पता है कि ऑलरेडी देयर वाज दिस ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक दैट वाज गोइंग ऑन अगेंस्ट दिस लॉ. ओके, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने कल कहा है कि वो स्ट्राइक जो है अपना वापस लेने वाले हैं. ठीक है, तो इसके बारे में, इस हिट एंड रन लॉ के बारे में हमें डिस्कस करना है और आज एडिटोरियल सेक्शन में भी इस पर्टिकुलर लॉ का डिस्कशन हुआ. Okay. तो दोनों कंबाइन करके फ्रंट पेज की जो न्यूज है, एडिटोरियल सेक्शन की जो न्यूज है, एज वेल एज एक दो दिन की जो न्यूज है, इसको कंबाइन करके इस पर्टिकुलर आर्टिकल को, इस लॉ को हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ स्मॉल न्यूज रिगार्डिंग द परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स. इस इंडेक्स में क्या न्यू अपडेट्स है ये हमें डिस्कस करना है, और परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है ये बेसिक एस्पेक्ट भी हमें डिस्कस करना है. एक स्मॉल साइबर क्राइम के रिगार्डिंग डेटा है जो पेज 4 पे आज हमें मिलता है. ओके, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनल सिक्योरिटी के मेंस आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग, तो इसको भी हमें डिस्कस करना होगा. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट जो न्यूज होगा हमारा, दैट विल बी रिगार्डिंग द इंडियाज डेट बर्डन. इट इज फ्रॉम द एडिटोरियल सेक्शन. ओके, कि इंडिया का डेट जो है पॉसिबली ये 100% ऑफ द जीडीपी हो सकता है इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, ऐसा आईएमएफ का रिपोर्ट है. ओके, तो इसके रिगार्डिंग क्या कंसर्न्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड अगेन द लास्ट वन टेक्स्ट सेक्शन में हमें डिस्कस करना है इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग. एक टॉपिक है दैट इज पीस टॉक्स विद द उल्फा, और उसके कौन सा नया पीस एग्रीमेंट ऑफ उल्फा के साथ साइन हुआ है ये हमें डिस्कस करना, जो आपके इंटरनल सिक्योरिटी के इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है. ओके, तो पांचों भी आप कह सकते हो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज की क्लास में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. ओके, चलिए, तो व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द न्यू हिट एंड रन लॉ. ओके, तो अब क्या हुआ है कि आपको ऑलरेडी पता है कि देयर वाज दिस ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक दैट वाज गोइंग ऑन अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर लॉ, अगेंस्ट दिस 10 सेक्शन 106 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. यहाँ इस न्यूज में फ्रंट पेज पे ये गलत दिया गया है, इट इज सेक्शन 106 ओके ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. इसके अगेंस्ट जो है यहाँ काफी सारे ड्राइवर्स दे आर डूइंग स्ट्राइक. तो कल अनाउंसमेंट हुई थी कि इनके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर एग्जांपल जैसे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, दे हैव कॉल्ड ऑफ दिस एजिटेशन. क्यों? बिकॉज हमारे जो होम मिनिस्ट्री है और होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ नाउ. ओके, दे विल डिस्कस दिस एंड देन इम्प्लीमेंट इट. तो अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा इमीडिएटली, तो इसलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन से स्ट्राइक्स को वापस लिया था. कुछ ऑर्गेनाइजेशन कह रहे कि ये स्ट्राइक फिर कंटिन्यू करने वाली. ओके, और इसके रिगार्डिंग आपको न्यूज भी दिखता है फ्रंट पेज पे, एंड यू विल फाइंड वन आर्टिकल आल्सो इन द एडिटोरियल सेक्शन. ओके, तो ये सारे आर्टिकल्स, कल की कुछ न्यूज, परसों की कुछ न्यूज, इस सबको साथ में लेके मैं कुछ इस बारे में डिस्कशन यहाँ करने वाला हूँ. ओके, तो क्या है ये पर्टिकुलर लॉ, ये हम ये देख लेते हैं सबसे पहले. तो आपको पता है कि आईपीसी जो है इंडिया का, इंडियन पेनल कोड, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दी भारतीय न्याय संहिता. ओके, और इस भारतीय न्याय संहिता में अब नए नए क्लॉजेस, नए नए लॉज इंक्लूड किए गए हैं. ओके, और उसमें एक क्लॉज है, एक लॉ है दैट इज रिगार्डिंग द रोड एक्सीडेंट्स. ओके, और ये रोड एक्सीडेंट्स के रिगार्डिंग इसमें भारतीय न्याय संहिता में क्या दिया गया है, ये दो इंपॉर्टेंट इसमें प्रोविजंस दी गई है. टू कैटेगरीज ऑफ प्रोविजंस आप कह सकते हो इस भारतीय न्याय संहिता में. ओके, उसमें दो कैटेगरी के रोड एक्सीडेंट्स को डील किया गया है. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रोड एक्सीडेंट्स क्या होगा कि जिसमें रोड एक्सीडेंट में एक्चुअली डेथ होती है, ऐसे रोड एक्सीडेंट्स जिसमें एक्चुअली डेथ हो रहा है. एंड व्हाई दिस रोड एक्सीडेंट्स हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द निग्लिजेंट एक्ट और रैश ड्राइविंग. अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, काफी स्पीड से ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, या निग्लिजेंट है वो अपने ड्राइविंग के थ्रू, और उस वजह से अगर रोड एक्सीडेंट होने के बाद डेथ अगर किसी होती है, तो उस केस में 5 years ऑफ इम्प्रिजन एंड फाइन विल बी देयर फॉर दैट पर्टिकुलर ड्राइवर. ओके, दैट इज फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस. सेकंड एस्पेक्ट क्या है? सेकंड एस्पेक्ट में भी अगर रैश ड्राइविंग या निग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से अगर किसी की डेथ होती है, और उस डेथ के केस में अगर ड्राइवर जो होता है ये एस्केप करता है, इंडिविजुअल एस्केप कर देता है, वहां से भाग जाता है, जिसको हम हिट एंड रन कहते हैं. राइट, व्हाट इज हिट एंड रन ओवर हियर? कि दैट पर्टिकुलर एक्सीडेंट हैज हैपेंड. ओके, और एक्सीडेंट होने के बाद दैट इंडिविजुअल एक्चुअली हैज रन फ्रॉम द प्लेस, जिसके वजह से एक्सीडेंट हुआ है. ओके, तो अगर वो वहां से भाग जाता है ड्राइवर, तो उस केस में, ओके, उस केस में एक्चुअली सेपरेट यहां पनिशमेंट दी गई है. बस अगर डेथ होती है और ड्राइवर वही है तो पनिशमेंट 5 years की है. अगर डेथ होती है
और उसके बाद अगर स्किप किया जाता है, हिट एंड रन अगर होता है, तो उस केस में एक्चुअली पनिशमेंट जो है ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक है और उसके बाद फाइन है। ओके, तो सेपरेट हिट एंड रन के लिए यहाँ प्रोविजन इस भारतीय न्याय संहिता के अंडर जो है ये किया गया है, जो अर्लियर नहीं था। ओके, अर्लियर एक्चुअली व्हाट वाज अर्लियर, अर्लियर क्या पोजीशन थी इसमें? अर्लियर देखिएगा आईपीसी में देयर वाज दिस सेक्शन 304A। ओके, एंड दिस सेक्शन 304A डील्ड विद द रैश ड्राइविंग, जिसके अंडर 2 इयर्स तक इंप्रिजनमेंट वाज देयर। तो इसमें सेपरेटली हिट एंड रन जो है इसको नहीं डील किया गया था। ओके, ऐसा कोई सेपरेटली हिट एंड रन मेंशन करके या सेपरेट उसको फाइन या इंप्रिजनमेंट नहीं थी। अब ऐसा नहीं है, अब 10 इयर्स की सेपरेटली हिट एंड रन के लिए इंप्रिजनमेंट यहाँ पे है। ओके, तो व्हाई दिस लॉ वाज नीडेड, ऐसा क्यों इंक्लूड किया गया भारतीय न्याय संहिता में, उसके फेवर में कुछ आर्गुमेंट्स हमें देखना चाहिए एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट। क्या एक्चुअली आर्गुमेंट्स इसके फेवर में? बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स, इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स एंड डेथ। ओके, तो ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का डेटा है कि हिट एंड रन केसेस जो है, ओके, इस वजह से ऑलमोस्ट टोटल रोड एक्सीडेंट्स में से 18% डेथ्स होती है। ओके, सो 18% ऑफ द डेथ इन द रोड एक्सीडेंट दैट हैपन बिकॉज ऑफ द हिट एंड रन केसेस, ये कहा गया है। सेकंड ये कहा गया है कि बेसिकली कि ओवर स्पीडिंग की काफी सारी केसेस है कि जिस वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। ओके, तो अराउंड 72% ऑफ द एक्सीडेंट जो इंडिया में होती है, ओके, दे हैपन बिकॉज ऑफ द ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग मीन्स व्हाट? अगेन रैश एंड निग्लिजेंट ड्राइविंग ओवर हियर। ओके, फिर ऐसे हो रहा है कि रोड एक्सीडेंट्स में हार्डली 66% केसेस में चार्जशीट एक्चुअली फाइल हो पाता है। क्यों? बिकॉज ड्राइवर भाग जाता है। ओके, सो वन ऑफ द रीजन कुड बी परपेट्रेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सीडेंट, ओके, दे आर एक्चुअली फ्ली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो किसने एक्सीडेंट किया है, क्या हुआ है, पता नहीं चलता। तो ऑलमोस्ट 66% केसेस में ही आपको दिखता है कि चार्जशीट इज देयर फाइल्ड। ओके, तो इन सारे केसेस रीजंस की वजह से आप कह सकते हो कि नया लॉ है। बट देन व्हाट इज क्रिटिसिज्म इज ऑफ दिस लॉ, व्हाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस? ओके, इसके मल्टीपल रीजंस है। ये रीजन है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर्स का ये कहना है, जो ट्रक ड्राइवर्स है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के ड्राइवर्स, उनका कहना है कि देखिएगा हमेशा एक्सीडेंट्स में क्या होता है, एक तो बिगर व्हीकल्स को ही ब्लेम किया जाता है। ऐसा नहीं होगा ना कि हर बार उनकी गलती होगी। ओके, अगर आप डेटा देखा जाए तो जनरली टू व्हीलर जो होती है, टू व्हीलर टू टू व्हीलर एक्सीडेंट सबसे ज्यादा इंडिया में होते हैं। ओके, फाइन, लेकिन जनरली होता क्या है कि बिगर व्हीकल जो है उनको अपन ब्लेम किया जाएगा। ओके, सेकंड ये होता है कि चलिएगा अगर कोई पर्टिकुलर ड्राइवर है, एक्सीडेंट अगर होगा और एक्सीडेंट के बाद देयर इज अ ड्राइवर लेट्स से, और एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद अगर वो ड्राइवर ओके उस इंसिडेंट को रिपोर्ट भी करता है पुलिस स्टेशन में जाके, या उस पर्टिकुलर पर्सन जिसको हार्म हुआ है उसको लेके हॉस्पिटल में चला जाता है। ओके, चलो ऐसा उसने कर भी दिया था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक फेयर होता है ऑफ मॉब लिंचिंग। काफी बार ऐसा होता है कि बड़े व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स होते हैं, अगर उनकी वजह से एक्सीडेंट होता है ना, तो क्राउड आके उनको मारता है, उनकी मॉब लिंचिंग हो सकती है। तो इसलिए वो काफी बार भाग जाते हैं। ओके, तो इसलिए हिट एंड रन के केस में आप इतना बड़ा 10 इयर्स का इंप्रिजनमेंट मत रखिएगा, बिकॉज देर इज अ डेंजर इन स्टेइंग आफ्टर एक्सीडेंट ऑल्सो। ओके, तो कोई इन्वेस्टिगेट ये नहीं देखता है कि किसकी गलती है, क्या गलती है, लेकिन जो बड़े व्हीकल का ड्राइवर होगा उसको ही हर कोई मारने लगेगा उस वक्त। तो ऑफकोर्स बिगर व्हीकल्स ब्लेम होते हैं, मॉब लिंचिंग की फियर होती है। और काफी सारी ऐसी कमिटीज है, फॉर एग्जांपल यस सुंदर कमेटी, इस कमेटी ने क्या कहा था कि आप नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड एक एस्टैब्लिश करो, और उसके अंडर रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग जो है आप whatever measures you should take, you should be taking that rather than doing only this harsh law something like this. Okay, तो इस वजह से ये प्रोटेस्ट एक्चुअली हो रहा है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज रिगार्डिंग द दिसंबर डेटा ऑफ पीएमआई। ओके, तो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में हमें देखना है। पीएमआई मतलब परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अब पीएमआई क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेकिन सबसे पहले न्यूज क्या है समझ लीजिएगा। सो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है इट इज पब्लिश्ड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, और ये ऑलमोस्ट हर मंथ पब्लिश होता है और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इसको पब्लिश करती है। ओके, अब इस बार का जो डेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये डिस्कस करने वाले हैं एचएसबीसी पीएमआई का। ओके, एचएसबीसी इंडिया जो है इसने परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स पब्लिश किया गया है और उनके डेटा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एचएसबीसी पीएमआई जो है इसका दिसंबर मंथ का अगर हम डेटा देखें पीएमआई का, ओके, तो जिसमें कहा गया है कि पीएमआई जो स्कोर है इंडिया का दैट इज 14.9। ओके, और नवंबर अगर 2023 का ये डेटा देखें,
दिसंबर 2024 ओके 2023 का, तो उसमें पीएमआई था 56 ओके। तो हमारा पीएमआई जो है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है ये डिक्रीज हो गया है दिसंबर में, दैट इज फर्स्ट थिंग ओके। सो पीएमआई हैज डिक्रीज, तो आपको ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री में जो है वो डिक्लाइन हुई है विथ रिस्पेक्ट टू नवंबर, विथ रिस्पेक्ट टू नवंबर इट हैज डिक्लाइंड इन दिसंबर ओके, क्योंकि उतना आपको स्कोर कम यहां दिख रहा है। सेकंड, एक्चुअली इस पर्टिकुलर पीएमआई का ऑब्जर्वेशन ये है कि जो फैक्ट्री का आउटपुट है ओके, ये आपको दिसंबर 2023 में लोवेस्ट दिख रहा है। लोवेस्ट किस कंपैरिजन में? इफ यू कंपेयर द आउटपुट सिंस अक्टूबर 2022 ओके, अक्टूबर 2022 से आगे हर मंथ का अगर आप पीएमआई देखो ओके, तो दिसंबर 2023 का आउटपुट सबसे कम है एक्चुअली। So that is also one of the concern over here okay। and third thing that this particular PMI is saying is that कि इंटरनेशनल ऑर्डर है इंडिया की, एक्सपोर्ट ऑर्डर जो होती है ये तो वैसे ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका ग्रोथ रेट भी अभी काफी कम हो चुका है ओके। सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द पीएमआई ओवर हियर, ये ऑब्जर्वेशन से पीएमआई के ओके फाइन। अब व्हाट इज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर? ऑफकोर्स परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या करता है, एक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इसका ये कैलकुलेट करता है किसी भी कंट्री में ओके, कि उस पर, और ये मंथली पब्लिश होता है, तो हर मंथ का ओके ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, इसमें कितनी ग्रोथ हुई है, सर्विस सेक्टर है उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, इसको ये कैलकुलेट एक्चुअली करता है ओके। तो पीएमआई जनरली क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस विल कैलकुलेट दिस ओके। तो पीएमआई जनरली एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग कैलकुलेट होगा, सर्विस सेक्टर के लिए अलग कैलकुलेट होगा, और उसको कंबाइन करने के बाद एक ओवरऑल पीएमआई जनरेट किया जाता है ओके। तो उसका जो स्कोर होता है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स का, ये 0 to 100 होता है ओके। तो किसी भी मंथ में अगर ये स्कोर 50 ओके प्लस अगर होगा, मतलब 50, 50.1, 50.2 या 56, 50 जो भी ऐसा 50 प्लस जब स्कोर होगा, तो कहा जाता है कि उस मंथ में ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सपांशन हुआ है कंट्री में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सर्विस जो है इसका ग्रोथ हुआ है। अब ग्रोथ काफी ज्यादा है, कम हुआ है ये नहीं, लेकिन कम से कम एक्सपांशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है इकोनॉमी ओके। सो 50 प्लस स्कोर मींस एक्सपांशन इन द इकोनॉमी ओके। और अगर 50 माइनस अगर स्कोर होगा, लेट्स से 49 स्कोर इज देयर, 48 स्कोर इज देयर, तो हम कह सकते हैं इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग ओके, ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है इकोनॉमी में इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ओवर देयर ओके। और लॉजिकली ऑफकोर्स अगर प्रीवियस मंथ से इस मंथ का ईएमआई स्कोर अगर कम है, फॉर एग्जांपल ओके, अगर यहां हमने देखा था कि देखिएगा ठीक है, नवंबर में 256 स्कोर था इसका ओके, और दिसंबर में जाके 54.9 हुआ है, तो दोनों केसेस में एक्सपांशन इज हैपनिंग ओके। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ओके, लेकिन दिसंबर में एक्सपांशन का रेट कम हो चुका है विथ रिस्पेक्ट टू नवंबर। ये रीडिंग हमें यहाँ पे याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 50 का जो आइडिया है प्लीज याद रखना परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के रिगार्डिंग, और इसको गवर्नमेंट पब्लिश नहीं करता है कोई, एज सच देखा जाए तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से दैट दे पब्लिश ओवर हियर ओके। चलिए नाउ लेट्स गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है काफी, 2008 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में टेक 15 seconds now, we'll take a 15 seconds pause, read this particular question and answer in the comment section. Okay, what does S&P 500 relate to? Is it a supercomputer? Is this a new technique in e-business, a new technique in bridge building, or an index of stock of large companies? मुझे लगता है काफी easy question है ये as such. Okay, so S&P 500 जो है, दिस इज एन इंडेक्स ऑफ स्टॉक्स ऑफ लार्ज कंपनी, जैसे हमारा निफ्टी है ओके, तो इस तरीके से इंडेक्स ऑफ स्टॉक्स ऑफ लार्ज कंपनीज है, ये सेंसेक्स जैसे होता है, ये यूएस स्टॉक एक्सचेंज में होता है, दैट्स ऑल। तो इसलिए आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे डी होगा। चलिएगा लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिगार्डिंग दी साइबर क्राइम। तो इस टॉपिक में हमें कोई ऐसे साइबर क्राइम्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस डेटा को थोड़ा सा याद रखना, या डेटा को थोड़ा सा आप यहाँ समझ लीजिएगा ओके। काफी बार हमें मेंस आंसर राइटिंग में ये काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर इंटरनल सिक्योरिटी है, मैं हमेशा क्लास में ये कौन सी चीज कहाँ इंपॉर्टेंट होती है ये हमेशा आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी है GS3 में, और इंटरनल सिक्योरिटी का इफ यू आर डूइंग आंसर राइटिंग, और उसमें अगर साइबर क्राइम पे कोई क्वेश्चन है ओके, तो आपके उस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में या कभी बीच में बॉडी में या कंक्लूजन में अगर कुछ आपको डेटा लिखना है, तो वो डेटा काफी इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ हमें इस दो आर्टिकल्स के थ्रू मिलता है।
दो आर्टिकल्स इसमें मैं कवर कर रहा हूं पेज 4 पे। ओके, तो फर्स्ट क्या एक्चुअली डेटा बताया गया है कि हमारे जो नेशनल इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसको I4C कहा जाता है। I4C मतलब क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ओके, तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसके जो चीफ है राजेश कुमार जी। ओके, इन्होंने रिसेंटली कुछ डेटा एक्चुअली पब्लिश किया। उनका क्या बताया एक्चुअली राजेश कुमार जी ने कि इंडिया में जितने साइबर क्राइम्स की कंप्लेंट आती है, ओके, उसमें से 50% अगर साइबर क्राइम आप ट्रेस करिए, ओके, जितनी भी इंडिया में साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स आती है उसमें से 50% साइबर क्राइम अगर हम ट्रेस करते हैं तो उनका ओरिजिन जो होता है वो होता है एक तो चाइना में या कुछ पॉकेट्स है कैम्बोडिया एंड म्यांमार में। मतलब तीन ही कंट्री में हम ये ट्रेस कर सकते हैं अराउंड 50% ऑफ द साइबर क्राइम दैट आर रिपोर्टेड इन इंडिया। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि चाइनीज गवर्नमेंट या कैम्बोडियन गवर्नमेंट ये कर रहा है, वहां काफी सारे ऐसे गैंग्स है। ओके, साइबर क्राइम गैंग्स हम उनको कह सकते हैं। और साइबर क्राइम गैंग क्या करती है? ये साइबर क्राइम इंडिया के रिगार्डिंग करती है। तो फिनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक हो सकता है, बाकी हैकिंग के अटैक्स हो सकते हैं, ये एक्चुअली ये करता है। तो 50% ऑफ द साइबर क्राइम्स ओरिजिनेट ऑफ इंडिया के ओरिजिन होते हैं चाइना, कैम्बोडिया और म्यांमार में। ये एक इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे। ओके, दूसरा डेटा यहाँ इन्होंने बताया कि रोज इंडिया में कितनी साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स फाइल होती है, दैट इज 5000। डेली इंडिया में 5000 जो है साइबर क्राइम की कंप्लेंट जो है फाइल होती है। कैसे फाइल होती है देखिएगा, अगर साइबर क्राइम इंडिया में होता है तो आप साइबर क्राइम government.in इस वेबसाइट पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, या देर इज 1930 हेल्पलाइन नंबर है, इस पे एक्चुअली आप कॉल कर सकते हो। तो दोनों जगह पे क्या है, ये साइबर क्राइम कहीं ना कहीं आप रिपोर्ट आपका कर सकते हैं। ओके, सो ये सेकंड डेटा है। और थर्ड और एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि अगर आप अप्रैल 2021 से लेके, ओके, अप्रैल 2021 से लेके दिसंबर 31 2023 का अगर डेटा देखना, ओके, अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 31 23 का अगर डेटा देखा जाए तो इंडिया में ऑलमोस्ट 10,319, ओके, 10,319 करोड़ जो है दैट हैड बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ द साइबर क्राइम। ओके, तो कम से कम 10,000 इतना तो फिगर आप याद रख सकते हो कि 10,000 करोड़ रुपीज जो है दैट इंडियंस हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ द साइबर क्राइम इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ओवर हियर। ओके, तो ये कुछ डेटा आपको थोड़ा सा अगर याद रख सकते हो तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक इंटरेस्टिंग देखना, ओके, इसमें और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें एक न्यूज में मिलती है कि G20 की जो हमारी वेबसाइट है G20.in, ओके, उस पे डेली 16 लाख साइबर अटैक्स हैड हैपेंड एंड दिस इज अ ह्यूज नंबर। G20.in जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे 16 लाख साइबर अटैक्स हैड एक्चुअली हैपेंड डेली, एवरी डे 16 लाख साइबर अटैक इस पे होते रहते हैं। ओके, बट इंडियन एजेंसीज दे ऑफ कोर्स काउंटर दिस पर्टिकुलर अटैक, तो इसलिए इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ इस वेबसाइट पे। ओके, और मोस्टली जो अटैक होते हैं ना, ये किस तरीके के होते हैं? ये होते हैं DDoS अटैक, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। तो इसके अंडर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक मतलब इसमें क्या होता है? तो इसमें जो हैकर्स होते हैं या साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये वेबसाइट्स को मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजते हैं। वेबसाइट पे मल्टीपल लॉगिन्स किए जाएंगे, वेबसाइट पे मल्टीपल ओपन किया जाएगा, मल्टीपल क्लिक्स किए जाएंगे, काफी सारा ऐसा वेबसाइट को फ्लड किया जाएगा एक्चुअली। ओके, ऐसा होने के बाद क्या होता है? वेबसाइट के अगर ज्यादा उस पर लोड आ जाता है तो वेबसाइट विल गो डाउन। तो अब हम कभी कभी हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एप्लीकेशन करते हो और काफी सारे रिक्वेस्ट एक ही साथ उसमें आने लगती है, लॉग इन होने लगते हैं, क्लिक्स होने लगते हैं वेबसाइट पे, तो वेबसाइट आपको पता है कि दैट गोज डाउन दैट वेबसाइट, क्योंकि उतना लोड हैंडल नहीं कर पाती। तो यहाँ ये पर्पजली किया जाता है कि इतने सारे रिक्वेस्ट, इतने सारे एक्चुअली रिक्वेस्ट उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे करो। ओके, तो वेबसाइट ही शुड एक्चुअली गो डाउन ओवर हियर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर और डिनाइल ऑफ सर्विसेज जो है, ये अटैक काफी सारे हुए थे और ऐसे 16 लाख एवरी डे अटैक यूज्ड टू हैपन। ओके, और जनरली व्हेन जब ये G20 समिट इंडिया में हो रहा था दिसंबर 9 और दिसंबर 10 में, तो ये अटैक सबसे ज्यादा उस वक्त हो रहे थे। ओके, तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर साइबर अटैक्स और साइबर क्राइम और ये गैंग जो है काम करती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी सबके लिए एक थ्रेट है दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। चलिए, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन
an article in the editorial section that we are going to discuss, that is regarding the dispute on India's debt burden. ओके तो ये आर्टिकल में इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, जो इंडिया का ओवरऑल लोन जो इंडियन गवर्नमेंट ले रहा है, इसके बारे में ये पर्टिकुलर आर्टिकल है. ओके और इसमें आपको लोन जो हम कहते हैं तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के लोन यहां मैं देख रहा हूं. ओके सो इंडिया के डेट की जीडीपी के रेशियो के बारे में ये पर्टिकुलर आर्टिकल, और किस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल लिखा गया है कि रिसेंटली आईएमएफ हैज पब्लिश्ड एन आर्टिकल. आईएमएफ ने आर्टिकल कहने से अच्छा मैं कह सकता हूँ रिपोर्ट जो है आईएमएफ ने रिसेंटली पब्लिश किया है. ओके अब इस रिपोर्ट में इंडिया के ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में भी रिपोर्ट था. ओके एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में जो आईएमएफ ने कहा है उसके बारे में ये आर्टिकल नहीं है, बट इस आईएमएफ के इसमें अगर देखा जाए रिपोर्ट में तो दो कंसर्निंग चीजें बताई गई थी. ओके कि एक इंडिया के एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में भी था कहीं ना कहीं. ओके बट दैट इज डिफरेंट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं इस आर्टिकल के रिगार्डिंग. ओके इस आर्टिकल में जो कहा गया है दैट इज रिगार्डिंग दी इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो. तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि आईएमएफ का रिपोर्ट कह रहा है कि बाय 2028, अभी नहीं, नॉट इन 2024 बट बाय 2028 इंडियाज डेट टू जीडीपी रेशियो माइट गो टू 100%. ओके तो एज अ परसेंटेज ऑफ हमारा जीडीपी 100% हमारा जो है डेट या लोन इंडिया पे हो सकता है बाय 2028. ओके फाइन, and this is a cause of concern for India. That's what IMF says. Yeah, of course we can understand कि ये cause of concern है, अभी नहीं लेकिन ये 2028 में ऐसा हो सकता है. ओके और ऐसा क्यों हो सकता है? Because India has many long term risks. ओके इंडिया के पास काफी सारे डेवलपमेंटल चैलेंजेस है, फॉर दैट इंडिया हैज टू टेक लोन. फिर जो क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन के रिगार्डिंग मेजर्स इंडिया को लेना है उसके रिगार्डिंग भी इंडिया को लोन लेना होगा. ओके नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, तो इस वजह से विल फाइंड कि 100% ऑफ जीडीपी इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो हो सकता है. फाइन तो ऑफकोर्स ये दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. हालांकि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि देखिए दीज आर प्रोजेक्शंस, ये आपने प्रोजेक्ट किया कि ऐसा हो सकता है, इट्स नॉट समथिंग दैट हैज हैपेंड नाउ. ओके तो करंटली इंडिया का क्या सिनेरियो डेट के बारे में ये देखिएगा कि करंटली अगर इंडिया का डेट टू जीडीपी का सिनेरियो अगर देखा जाए तो मार्च 2023 के एंड का अगर डेटा देखिए आप, ओके लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड का अगर हम डेटा देखा जाए तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट जो था तो वो अराउंड 57% ऑफ द जीडीपी था, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट. ओके और कंबाइंड सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का डेट जो था दैट इज अराउंड 28% ऑफ द जीडीपी था. ओके तो इसको अगर मैं कंबाइन करूं तो आप कह सकते हो कि अराउंड 81% ऑफ द जीडीपी 2022-23 में वी हैड अ डेट. कंबाइंड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अराउंड 81% ऑफ द जीडीपी जो है हमारा कहीं ना कहीं डेट था. ओके तो अभी तक ये 100% तो नहीं हुआ है. ओके बट प्रोजेक्शन से कि बाय 2028 दिस कुड बी 100%. ओके बट अगेन दैट इज अ प्रोजेक्शन. लेकिन क्या ये 81% भी क्या सही है? क्या नहीं है. कैसे नहीं है? जैसे हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है इंडिया का, ओके ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट क्या कहता है कि कंबाइंड डेट जो है इंडिया का, कंबाइंड मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का कंबाइंड डेट जो होना चाहिए ये मैक्सिमम 60% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए. कितना? मैक्सिमम 60% ऑफ जीडीपी, जिसमें स्टेट का मैक्सिमम 20% ऑफ जीडीपी ऑफ ऑल स्टेट्स और 40% ऑफ द जीडीपी जो है सेंटर का होना चाहिए. ओके सो कंबाइंड ये 40% ऑफ 60% ऑफ जीडीपी ही होना चाहिए, लेकिन आज भी हम इसके काफी आगे हैं. ओके फाइन सो दिस इज नॉट सस्टेनेबल एज सच. ओके और आगे अगर देखा जाए तो ये और भी बढ़ सकता है, दैट्स व्हाट आईएमएफ सेज. और आईएमएफ बाकी भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें एक्चुअली बताता है. ओके ओवरऑल ग्लोबल डेट के बारे में कि ग्लोबल लेवल पे अगर आप पब्लिक डेट देखना, गवर्नमेंट का अगर डेट देखना, ओके कि लास्ट 2000 ईयर सिंस ईयर 2000, ओके ग्लोबल जो डेट है ये 4 टाइम्स बढ़ा है. अगर हम 2000 से लेके आगे के 20 इयर्स का डेटा देखें तो ग्लोबल डेट जो है 4 टाइम्स बढ़ा है, लेकिन ग्लोबल जीडीपी जो है ये बस 3 टाइम्स ही बढ़ा है. ओके सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ इन जीडीपी हमारा ग्रोथ इन डेट हैज इंक्रीज्ड ओवरऑल वर्ल्ड का अगर देखा जाए. ओके और इफ यू एनालाइज फर्दर, ओके कि इसमें डेवलपिंग कंट्रीज जो है इंडिया जैसी, ओके इनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल डेट ग्रोथ में ज्यादा है. ओके ओवरऑल डेट ग्रोथ में जो है ज्यादा है. फॉर एग्जांपल अगर 2022 का डेटा अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो डेवलपिंग कंट्रीज का डेट था उसमें से 70% डेट तो एक्चुअली चाइना का ही है. चाइना, इंडिया और ब्राजील का ही है.
तो सारे डेवलपिंग कंट्रीज अगर देखना जाए, ओके जी, तो उसमें से 70% जो डेट है वो एक्चुअली तीन ही कंट्री का आता है, चाइना, इंडिया और ब्राजील यहाँ पे। ओके, तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ कहीं ना कहीं इस ऑथर ने यहाँ दिए। तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, देखिएगा, इसका इफेक्ट एक्चुअली हो सकता है कि बिकॉज इस वजह से हमारी फाइनेंसिंग लिमिटेड हो सकती है। फाइनेंसिंग कैसे लिमिटेड हो सकती है, बिकॉज इफ यू टेक मोर एंड मोर लोन, ओके, तो बाकी इंस्टीट्यूट्स अब आपको ज्यादा लोन नहीं देंगे अगर आपके पास ऑलरेडी काफी लोन है। आपका बोरिंग कॉस्ट जो है ये बढ़ जाता है, क्यों, इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ जाता है उस पर। ओके, तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, इंटरेस्ट लायबिलिटीज आपकी बढ़ती है। करेंसी डिवैल्यूएशन अगर होगी तो उसका रिस्क होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमने डॉलर्स के टर्म्स में डेट लिया, ओके, और अगर डॉलर अप्रिशिएट हो गया और हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो जाती है, ओके, तो उस वजह से हमारी और राइज हो जाती है कॉस्ट ऑफ डेट। ओके फाइन। तो इफ लेट्स से इन फ्यूचर ग्रोथ हमारी कम हो गई, थोड़ी स्लगिश ग्रोथ इज देयर, तो उस केस में जीडीपी उतना ग्रो नहीं करेगा, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट तो हमें करना ही होगा, क्योंकि ये जो डेट होता है ये तो पास्ट का होता है। ओके, सेकंड है, अगर डिवैल्यूएशन हमारे करेंसी का होता है, डिप्रिशिएट अगर हमारी करेंसी होती है और फॉरेन करेंसी अगर अप्रिशिएट होती है, तो डॉलर के टर्म्स में फिर हमारे डेट सर्विसिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। ओके, तो ये काफी सारे एक्चुअली इसमें इश्यूज होती है। दैट्स व्हाई यूएन क्या कहता है कि कंट्रीज आर फेसिंग इम्पॉसिबल चॉइस ऑफ सर्विसिंग देयर डेट और सर्विसिंग देयर पीपल। ओके, कि जितना उन्होंने लोन लिया है उसका ही लोन को चुकता कर और इंटरेस्ट चुकता करने में उनका काफी सारा पैसा जा रहा है, तो लोगों के डेवलपमेंटल के वर्क के लिए उनके पास पैसा कम रह रहा है। ओके, फिर से यूएन का रिपोर्ट और क्या कहता है कि 3.3 बिलियन पीपल इन द कंट्रीज, ओके, 3.3 बिलियन एक्चुअली ऐसे लोग हैं वर्ल्ड में कि विच स्पेंड मोर ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट देन ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट लोन बर्डन ऑन देम। ओके, और इंडिया के केस में और एक स्पेशल चैलेंज क्या है कि इस वजह से इंडिया का क्रेडिट रेटिंग जो है, अगर आपने पिछले कुछ मंथ, एक मंथ का अगर मेरी कोई करंट अफेयर्स क्लासेस देखी होगी तो उसमें क्रेडिट रेटिंग के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था एक्चुअली डिटेल में। तो इंडिया का जो क्रेडिट रेटिंग अगर है, तो ये भी एक्चुअली इससे सफर होता है। ओके, कि इंडिया का क्रेडिट रेटिंग इस वजह से यही है, बीबी माइनस में ही एक्चुअली कहीं ना क्रेडिट रेटिंग है। ये एंड बी ग्लोबल का क्रेडिट रेटिंग देखना, फिच रेटिंग देखना। ओके, तो हमारा क्रेडिट रेटिंग जो है ये कहीं ना कहीं 2006 से ऑलमोस्ट सेम ही है, बीबीबी माइनस। वाई, उसका एक मेन रीजन है कि हमारा डेट काफी ज्यादा है। ओके, सो इस वजह से अगर हमने हमारा ओवरऑल डेट जो है कम करना चाहिए, और ये शायद और बढ़ सकता है। व्हाई, बिकॉज ऑफ इलेक्शन ईयर इज कमिंग नाउ, सो मे बी फ्रीबीज और पॉपुलर डिसीजंस माइट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। ओके, चलो, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। अब आगे जाते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, दैट इज नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द पीस एग्रीमेंट विद द उल्फा, ओके, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। इसके बारे में अब ये 2-3 दिन पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है, पीस एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में यहां डिस्कस करते हैं। इस टेक्स्ट सेक्शन में इस कंप्लीट एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस किया गया कि एग्रीमेंट एक्चुअली है क्या, कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया। इट्स एन एक्सप्लेनर ओवर हियर। ओके, तो सी, रिसेंटली अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, ओके, दैट वाज एक्चुअली साइंड। रिसेंटली ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। ओके, तो स्पेसिफिक अगर डेट में कहूं तो ये डेट थी स्पेसिफिकली December 29, 2023। ओके, और ये एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा, ओके, उल्फा का एक फैक्शन, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम का जो फैक्शन है, एक फैक्शन, मतलब इसमें भी मल्टीपल ग्रुप्स है इस फ्रंट के अंडर भी, लेकिन उसमें से एक फैक्शन जो है जिसको लगता है कि इंडिया के साथ पीस नेगोशिएशन करना चाहिए, उनके बीच में और आसाम गवर्नमेंट के बीच में। ओके, ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट रिसेंटली पीस एग्रीमेंट एक्चुअली साइन हुआ है। ओके, उसके अंडर इस उल्फा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दे आर गोइंग टू गिव अप आर्म्स। ओके, और वो ओवरऑल इंडिया की जो पीस प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें वो पार्टिसिपेट करने वाले। ओके, तो ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा 1979 में, ओके, अब इफ यू सी द आसाम हिस्ट्री प्रॉपरली, और आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि 1979 में आसाम में काफी प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं। ओके, और वो प्रोटेस्ट किस वजह से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन इन आसाम। काफी सारे बांग्लादेशी इमिग्रेंट से ये आसाम में आने लगते और इस वजह से ऑलमोस्ट आसाम की डेमोग्राफिक चेंज होने लगती। तो आसाम की जो लोकल्स है
they started protesting against this illegal immigration of the Bangladeshis over there. Okay, fine. और ये प्रोसेस जो है स्पेशली ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन जो है ये जनरली लीड करते हैं उस वक्त. ओके, और उनके ये प्रोटेस्ट किस वजह से होते हैं? उनका प्रोटेस्ट स्पेसिफिक होता है. ओके, उनको कोई इंडिया से अलग नहीं होना था. इस ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन या बाकी फैक्शंस को, उनको बस उतना ही था कि यहाँ जो इमिग्रेंट्स है, इस इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके फिर से वापस उनके कंट्री में भेजा जाए, इस इमिग्रेंट्स को एक्चुअली रोका जाए. ओके, तो ये उनका कहीं ना कहीं एंटी इमिग्रेंट स्टैंड वाज देयर इन 1979, स्पेशली उसमें बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स वर देयर. ओके, और इस 1979 के प्रोटेस्ट का कंक्लूजन हो जाता है 1985 में. ओके, जहां आसाम अकॉर्ड साइन होता है. ओके, और आसाम अकॉर्ड के थ्रू फिर यहां डिसाइड किया जाता है कि दिस इलीगल इमिग्रेंट्स विल बी ऑफकोर्स आइडेंटिफाइड. ओके, कुछ लोगों को ऑफकोर्स इंडिया में रहने के परमिशन दिया जाएगा, कुछ लोगों को एक्सपेल किया जाएगा. दैट ऑल क्लॉजेस वर इन द आसाम अकॉर्ड. तो ये ओवरऑल एजिटेशन उसी टाइम पे एंड हो जाता है. ओके, बट उसी 1979 में ओके वन मोर फैक्शन इमर्ज्ड, एक रेडिकल फैक्शन इमर्ज होता है, दैट इज कॉल्ड एज द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम. ओके, इनका डिमांड अलग होता है. इनका डिमांड ये होता है कि आसाम एज अ स्टेट को इंडिपेंडेंस मिले. आसाम एज अ स्टेट जो है इसको इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. 1979 में एक मूवमेंट जो शुरू होती है एंटी इमिग्रेंट्स, दैट इज डिफरेंट. उसको तो वैसे इंडियन गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से अपोज नहीं करेगा. ओके, और उसी वजह से आसाम में बाद में एनआरसी भी होता है. ओके, बट उसी टाइम 1979 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम भी कहीं ना कहीं एक स्टार्ट होता है, और उनका मेन होता है कि आसाम को इंडिया के इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, आसाम सेपरेट कंट्री क्रिएट होनी चाहिए. ओके, तो दिस वाज काइंड ऑफ अ थ्रेट टू द इंडियाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. ओके, और ऑफकोर्स गवर्नमेंट भी जो है इनके खिलाफ फिर एक्शन लेता है. ओके, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल डिक्लेयर किया जाता है. ओके, फिर आसाम में बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटिंग लॉट ऑफ वायलेंस, ये क्या करते हैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम म्यांमार के थ्रू, ओके, बांग्लादेश के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू अपने जो उनके जो भी वॉलंटियर्स होते हैं उनको ट्रेन करने का ट्राई किया जाता है. ओके, तो फिर इनकी एक्टिविटीज है, इलीगल एक्टिविटीज पे गवर्नमेंट क्रैकडाउन करता है. ओके, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है ओके यहां अप्लाई किया जाता है. एक्चुअली इस एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर करके आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अप्लाई किया जाता है. ओके, सो गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दिस. फाइन. अब उसके बाद क्या होता है कि बांग्लादेश में आवामी लीग का गवर्नमेंट आएगा 2009 में, और आवामी लीग का गवर्नमेंट जो है ये जो भी उल्फा के वहां इंसर्जेंट्स थे ओके या उल्फा के इंसर्जेंट्स थे उनको बांग्लादेश से निकालने का ट्राई करता है उस वक्त. भूटान ऑल्सो विल ट्राई टू फ्लश आउट दिस इमिग्रेंट उल्फा के इंसर्जेंट्स दैट टाइम, क्योंकि ये वहां जाके रहते थे इंडियन गवर्नमेंट अगर क्रैकडाउन कर रहा है तो. ओके, तो इस वजह से आपको दिखता है कि अराउंड 2005 के आसपास दिस उल्फास फैक्शन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द पीस प्रोसेस. उनको लगने लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ जो है पीस यहां उन्होंने करना चाहिए. ओके, तो 2005 से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है. कहीं ना कहीं 2009 में उसके रिगार्डिंग एक ग्रुप फॉर्म होता है उनके फैक्शन का. अब उसमें भी दो ग्रुप्स क्रिएट होते हैं इस उल्फा के अंडर. ओके, एक अरविंदा राजकोवा उनके लीडर होते हैं, उनका एक फैक्शन होता है. ओके, और दूसरे एक लीडर होते हैं उनके जिनको लगता है कि इंडिया के साथ पीस टॉक नहीं करना चाहिए, दैट इज बरुआ उनका नाम होता है. तो बरुआ को लगता है कि नहीं, पीस टॉक इंडिया के साथ नहीं होना चाहिए. अरविंदो राजकोवा फैक्शन का कहना होता है कि पीस टॉक इंडिया के साथ होना चाहिए. दो इसमें फैक्शन ऐसे क्रिएट होते हैं. ओके, और फाइनली फिर आज आपको ऐसे तो काफी सारे पहले भी पीस अकॉर्ड्स हुए, ठीक है, कितने सारे ऐसे पीस अकॉर्ड्स हुए. 2011 में दे हैड टेकन अ डिसीजन कि सीज फायर एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए. ऐसे कितने सारे हुए, लेकिन फाइनली अब फिर से दिसंबर 29 2023 में ये जो राजकोवा फैक्शन है, आसाम गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट है, इसके थ्रू जो है दिस पीस अकॉर्ड हैज हैपेंड. तो क्या है इस पीस अकॉर्ड के अंडर? इसके अंडर जो भी ये फैक्शन है जिसने ये पीस अकॉर्ड साइन किया है, इट हैज एग्रीड टू रिनाउंस द वायलेंस एंड डिसबैंड इट्स आर्म ऑर्गेनाइजेशन. उनकी जो भी आर्म ऑर्गेनाइजेशन होगी उनको उन्होंने डिसबैंड करने का एग्री किया है. दे आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी वायलेंस नाउ, एंड दे आर नॉट गोइंग टू डिमांड कि उनको आसाम को इंडिया से अलग करना है. तो इंडिया के कोई भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेट अब उनसे नहीं पहुंचेगा. ओके, दे विल नॉट क्रिएट एनी वायलेंस एंड दे विल पार्टिसिपेट इन द इंडियाज पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस, दैट इज द एग्रीमेंट नाउ. तो ये काफी अच्छा सक्सेस वैसे गवर्नमेंट को है. ओके, फाइन. और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने भी उनको कमिट किया है कि टाउन बाउंड प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट आसाम के काफी सारे पॉकेट्स को और डेवलपमेंट करने का ट्राई करेगा. ओके, 1.5 लाख करोड़ का जो है पैकेज गवर्नमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आसाम की डेवलपमेंट के लिए देगा. ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट ओवर हियर.
राइट। फिर और गवर्नमेंट ने क्या कहा, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि आसाम के जितने भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स विद अदर स्टेट्स, बाकी स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट के, उनके साथ उनके आसाम के जो भी टेरिटोरियल बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, इसको भी धीरे धीरे सेटल किया जाएगा इन अमिकेबल वे। दिस इज ऑल्सो सेटल्ड ऑन द निगोशिएटिंग टेबल। तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स विल बी सेटल्ड, 1.5 लाख करोड़ पैकेज विल बी गिवन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट साइड, ये बताया गया है। ओके, और फिर आसाम में इस तरीके से डिलिमिटेशन होगा कॉन्स्टिट्यूंसीज का, जो ऑलरेडी हो चुका है वैसे, और वही डिलिमिटेशन इस तरीके से कंटिन्यू होगा कि जो बाहर से लोग आए आसाम में, ओके, उनको ज्यादा आसाम में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, आसामीज को ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वहां पे मिल सकता है। ओके, तो ऐसे कुछ कुछ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इस पीस एग्रीमेंट्स में चीजें बताई गई। ओके, तो आसाम के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने तो कहा है कि 90% ऑफ द एक्सट्रीमिज्म है आसाम में, इस पीस अकॉर्ड के बाद ऑलमोस्ट अब एंड हो जाएगा। ओके, तो ये पीस पैक्ट विद उल्फा दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। ओके, क्योंकि ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनल सिक्योरिटी में जो आपका सिलेबस होता है, ओके, रिगार्डिंग द इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट और एक्सट्रीमिज्म एंड इट्स लिंकेजेस विद द डेवलपमेंट, उसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलिए इसी के साथ आज का डिस्कशन हम एंड करते हैं। विल अगेन मीट टुमारो, ओके, विद टुमारोज करंट अफेयर्स। थैंक यू।